नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि कोरोना महामारी से जुड़ी नई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं। हम जानते हैं कि वायरस लगातार खुद को बदल रहा है, ऐसे में बदलते स्वरूप और वैक्सीन के असर की जानकारी होना बेहद जरूरी है। हम देश और विदेश से जाने माने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। आज के हमारे न्यूज़ मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, प्रोफेसर हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और दूसरे हमारे न्यूज़ मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और अब हम रुक कर रहे हैं सबसे पहले आज की हमारी टॉप स्टोरी का। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ने तबाही मचाई है। नया वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा था, मौतें भी ज्यादा हुई, लेकिन अब खबर है कि नए वेरिएंट ने भी खुद को बदल लिया है और ये वेरिएंट वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को एक बार फिर परेशान कर रहा है। वजह यह है कि ये वेरिएंट खतरनाक तो है ही, लेकिन डर ये भी है कि वैक्सीन इस पर कम कारगर मानी जा रही है। E484 नाम का ये वेरिएंट अभी कम लोगों में ही सामने आया है, लेकिन अगर ये ज्यादा फैला तो आपस में मिलकर वायरस का नया रूप बनाने की भी क्षमता ये रखते हैं। और अब इसको देखते हुए वैक्सीन में बदलाव की बात भी की जाने लगी है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ कोविड फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स से हमारे साथ होंगे। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से। सबसे पहले लेकिन मैं रुक करूंगी डॉक्टर रविंद्र गुप्ता आपका यहाँ पर। डॉक्टर, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूके वायरस का जो नया वेरिएंट है उसने एक बार फिर खुद को बदल लिया है और ये वैक्सीन पर भी प्रभाव डाल सकता है। क्या कह रही है ये स्टडी? नए वेरिएंट का पता चला है, या यूं कहा जाए कि जो B117 में बदलाव हुआ है वो चिंता का विषय है। एक और बदलाव जो स्पाइक प्रोटीन में हुआ है, इसे 484 कहा जा रहा है। इसमें बड़ा बदलाव है जो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट में देखने को मिला है, जिसे लेकर लोग परेशान हैं क्योंकि ये वैक्सीन के असर को कम कर रहा है। हमने यूके लैब में आर्टिफिशियल वायरस बनाया और तीनों वायरस को एक साथ उन लोगों के ब्लड पर टेस्ट किया जिन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है और एंटीबॉडीज बन चुके हैं। हमने पाया कि B117 कम सेंसिटिव था, यानी वैक्सीन कम असर कर रहा था। इसलिए मुश्किल तब बढ़ जाएगी जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो या एंटीबॉडीज जा चुके हों। बुजुर्गों को और दिक्कत हो सकती है। जो नया वेरिएंट है वो और 10% ज्यादा सेंसिटिव है, जो वैक्सीन के असर को प्रभावित कर सकता है। वैक्सीन गंभीर बीमार होने से, मौत से बचा सकेगी, लेकिन वायरस खुद को बढ़ा सकता है और आपको बीमार कर सकता है। And secondly, if you're elderly, then of course your immune system doesn't work so well. तो कहीं ना कहीं परेशान करती है ये बात। डॉक्टर रविंद्र, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अब वायरस में जो बदलाव है उसको देखते हुए क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां वैक्सीन में भी बदलाव करने की योजना बना रही हैं? Well, many of the manufacturers are already. यूके और दूसरी कई जगहों पर कोरोना के नए म्यूटेशन के बाद कई मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन में बदलाव की योजना बना रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले नए स्ट्रेन में मिलते जुलते बदलाव हैं, जिसके लिए वैक्सीन में बदलाव की जरूरत होगी। ये अच्छा है कि समय रहते इसका पता चला, जिससे अगली सर्दियों से पहले वैक्सीन में बदलाव करने का मौका है। So it's good that we've seen the variants in many ways this early. तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा बने हुए हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, ये जो नया स्ट्रेन, नया वेरिएंट है, उसने खुद को जो बदलाव किया है, आप लगातार देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर लगातार आप लोगों पर दबाव बना हुआ है। अब ये जो नया वेरिएंट है, हालांकि ये कम लोगों में आया है, लेकिन क्या इसके कोई नए सिम्टम्स देखे जा रहे हैं या किस तरह से ये बात सामने आई है? क्योंकि लगातार जाँच चल रही है, उसमें ये बात सामने आई है, लेकिन किस तरह से ये और परेशान कर रहा है अब? जी शुक्रिया आदिति, शो पे बुलाने के लिए फिर से। मुझे लगता है जब भी हम शो पे आते हैं तो कोई नया वेरिएंट आ जाता है यूके में, बट ये वेरिएंट एक्चुअली काफी हफ्तों से देखा जा रहा है। ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है जो हमने पहले देखा था कुछ एक महीने पहले, उस पर रिसर्च हुई है और प्रोफ रवि गुप्ता जिन्होंने अभी आपसे बात करी वही इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आई थिंक यूके में उनसे ज्यादा किसी ने रिसर्च नहीं करी होगी इन वेरिएंट्स पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये वेरिएंट की जो मेन इशू है वो ये है कि आपकी बॉडी को एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी
इस वायरस के वेरिएंट को फाइट करने के लिए एज कंपेयर टू द B117। सो ये जो E484K है, ये पहले साउथ अफ्रीका में देखा गया, फिर यूके आया। यूके में जो कैंट का रीजन है वहां पे कुछ केसेस देखे गए, और यूके की जो जीनोमिक एबिलिटीज हैं यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, प्रोफ रवि गुप्ता जो कर रहे हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं उनकी वजह से ये वेरिएंट्स हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में और देख सकते हैं कि ये वेरिएंट्स कैसे स्प्रेड कर रहे हैं कम्युनिटी में। इस वक्त जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो डेली केसेस हैं वो हाफ हो चुके हैं जो हमने दिसंबर में देखे थे। इस बार सिर्फ 19,000 केसेस हुए एक दिन में, जहां पहले 45,000 केसेस हो रहे थे। हॉस्पिटल एडमिशंस भी कम हुई हैं और हॉस्पिटल डेथ्स जो हैं वो भी अब कम हो रही हैं। सो आई थिंक वी हैव पास द पीक ऑफ द सेकंड जो वेव आया था इस वायरस का, एंड आई होप कि अब हम इस नए वेरिएंट को भी कंट्रोल कर सकें ताकि फिर से एक और पीक ना देखने को मिले। कोई 10 मिलियन लोग यूके में वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारी प्रोटेक्शन भी बढ़ेगी और होपफुली म्यूटेशंस में भी कमी आएगी। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, यहाँ पर ये तमाम बातें हमने सुनी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जो नया वेरिएंट है अगर ये ज़्यादा फैलता है तो फिर एक नया वायरस जो है वो भी मिलके ये वायरस जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके अगर ज़्यादा फैलते हैं तो ये और ज़्यादा खतरे की बात होगी। हो सकता है ये हाइपोथेटिकल भी हो, अभी वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन डराती हैं ये बातें। जी, ऐसा है कि जो आपने कहा बिल्कुल सच है। जैसे कि जनवरी 2020 में जो शुरू में पहला वायरस का स्ट्रेन आया था वो उसकी जगह D614G आ गया, तो धीरे धीरे वही प्रीडोमिनेंट वायरस हो गया। अब जैसे जैसे जनसंख्या में उसकी इम्यूनिटी आती जाएगी, जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंट बग्स होते हैं वो बच जाते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं, धीरे धीरे ये चांसेस हैं कि वही स्ट्रेन्स बचेंगे जो कि म्यूटेंट है या रेजिस्टेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई म्यूटेंट आएगा, और म्यूटेंट तो आएंगे क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करता है, हर म्यूटेंट पे आपको वही प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, ताकि वो जो हमने स्ट्रेटेजी जो प्राइमरी इनिशियल म्यूटेंट के लिए, इनिशियल कोविड के लिए बनाई थी, वही फॉलो करनी पड़ेगी। और दूसरे जो हमने हमेशा ये कहा कि प्रोस्पेक्टिव सर्विलेंस जो शुरू हुई है, कि जिस तरह से यूके में वो लोग उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग टाइम से करके पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से एरिया में उसके म्यूटेशन है, वो इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी बाकी जगह और जितनी जल्दी ऐसे वेरिएंट वहां डायग्नोज होंगे उतना ही इजीली इसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन आपकी बात सच है, हाँ चिंता का विषय है, लेकिन पैनिक की बात नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर एक सवाल और है कि ये जो वेरिएंट है ये एंटीबॉडीज को भी नाकाम करने की क्षमता रखता है, ये इतना पावरफुल भी बताया जा रहा है। तो जब जिन लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, जिनके दोनों डोज पूरे हो चुके हैं, कि यानी कि खतरा क्या उनके ऊपर भी अभी बना हुआ है या दूसरे जो लोग हैं उन पर ज्यादा खतरा है? देखिए, फाइजर का कहना है कि जिन लोगों को 2 डोजेस मिल चुके हैं, और ऑलमोस्ट 500,000 लोग, 500,000 लोगों को यूके में दोनों डोजेस मिल चुके हैं, वो फुली प्रोटेक्टेड हैं वेरिएंट से भी। लेकिन मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे। नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन ने जो अपने फेज 3 ट्रायल्स करे, उसमें जो उनको फिगर्स दिखे यूएस में और साउथ अफ्रीका में, उनमें काफी डिफरेंस था। जैसे कि नोवावैक्स ने बताया कि 89% इफेक्टिव थी उनकी वैक्सीन फेज 3 यूके ट्रायल में, लेकिन सिर्फ 60% इफेक्टिव थी एक सेपरेट ट्रायल में जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में करा। इसी तरह जॉनसन एंड जॉनसन का फेज 3 ट्रायल जो था वो यूएस में 72% इफेक्टिव था और 57% इफेक्टिव था साउथ अफ्रीका में। तो आई थिंक जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है इस नए वेरिएंट में वो यही है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा चाहिए इस वेरिएंट को फाइट ऑफ करने के लिए। शायद क्योंकि उसमें जो स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशन है, जैसे प्रोफ रवि गुप्ता ने बताया, वो बहुत ही डिफरेंट है देन B117। तो आई थिंक टाइम लगेगा अदिति इस चीज को देखने के लिए कि जो वैक्सीन अभी मिल चुकी हैं लोगों को, उनको कितनी प्रोटेक्शन मिली है। बहुत कम केसेस हैं, बहुत ही कम, आई थिंक मे बी लेस देन 5 और 10 केसेस जिसमें इन्फेक्शन हुआ हो कोविड का या एडमिशन हुई हो कोविड की आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन। और इसलिए मेरे को लगता है कि वैक्सीन जो है अभी भी प्रोटेक्टिव है इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये देखने वाली है कि जैसे जैसे आपकी प्रिवेंशन बढ़ेगी, जब आपकी वैक्सीनेशन बढ़ेगी, तो इन वेरिएंट्स की जो स्प्रेड है वो भी कम होगा। सो इसलिए आई थिंक 6 मंथ्स के टाइम में हमें एक्यूरेट फिगर्स मिलेंगे कि जो वैक्सीनेशन हमने करवाई हैं इतने लोगों की, उनमें इन वेरिएंट्स की कमी हुई है कि नहीं।
बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, यहाँ पर हम अगर हमारे भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर ये भी दर्शकों के मन में लगातार सवाल आता है कि जो दोनों ही हमारे वैक्सीन हैं, चाहे वो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड हो, क्या दोनों उतनी ही कारगर हैं अभी भी? हालांकि नए वेरिएंट में जो बदलाव हुआ है उससे फिलहाल भारत में कोई मामला उसका है नहीं, लेकिन अभी भी वो दोनों क्या बराबर कारगर हैं? तो इसमें ऐसा है आदित्य कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो इस बात को रिफ्यूट करे कि हमारी दोनों वैक्सीन जो हैं वो अभी कारगर हैं। और अभी जैसे कि कहा गया कि कोई भी वैक्सीनेटेड पेशेंट में जब एक सफिशिएंट पीरियड के बाद, जब उसको इम्यूनिटी वैक्सीन से हो गई है, उसके बाद अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये उसमें कारगर नहीं हुई। म्यूटेंट स्ट्रेन्स में हमारी 3 मेन बातें होती है। एक तो डिसीज बर्डन या डिसीज बायोलॉजी, कि उसकी ट्रांसमिशन कितनी है, कितनी तेजी से फैल रहा है। दूसरा डायग्नोस्टिक, कि उसको ऐसा तो नहीं है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें म्यूटेंट स्ट्रेन टेस्ट नहीं हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज है वो है डिसीज इम्यूनिटी और डिफेंस। तो ये तीसरा डी जो है डिफेंस, इसमें हमारी एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी और वैक्सीन्स की बात होती है। और मुझे ये लगता है कि जो हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोविड वैक्सीन जो बन रही है, इसका हमें फायदा मिलेगा म्यूटेंट से लड़ने में, क्योंकि अब ये स्ट्रेटेजीज हो रही है, ये भी दिखाया जा चुका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन ऑल्सो वर्क्स। तो हो सकता है आप जो है एक वैक्सीन, और दूसरे जो कंपनी बात कर रही है, एक तो बात होगी कि आप नई वैक्सीन बनाएं न्यू म्यूटेंट के लिए, जैसे आप फ्लू के लिए बनाते हैं, लेकिन जो दूसरी बात चल रही है कि एक बूस्टर डोज एक दे दिया जाए, या उनको एडजस्ट किया जाए, या उनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे साइंटिस्ट सब इस पे लगे हुए हैं। और अभी हमारे लिए इंडिया में ये प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि ये जो हमारी वैक्सीन है ये उनके अगेंस्ट कारगर नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाई जा रही है, और मेरा ख्याल है कि वो कारगर जरूर सिद्ध होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आप दोनों का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जो नए वेरिएंट ने खुद में बदलाव किए हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों में अभी पाया गया है, और वैक्सीन पूरी तरह उस पर असरदार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मौत से बचा सकता है, वो बड़ी गंभीर बीमारी से बचा सकता है, कुछ असर कम जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों में है, इसलिए चिंता की बात नहीं, और एहतियात वही बरतनी है जो अब तक हम बरतते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेंगे और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 9560931110। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम उस एक्सपर्ट से उसका जवाब लें। और अब वक्त है आपके सवालों का, और हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा बने हुए हैं, चीफ कोविड फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स के हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पहला सवाल पूछेंगी अर्चना इंदौर से। नमस्कार, मैं अर्चना इंदौर से। जी, मेरा सवाल है कि क्या कोरोना के लक्षणों में पेट से जुड़ी तकलीफ भी हो रही है, जैसे डायरिया, उल्टी या पेट दर्द? जी अर्चना जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से वायरसेस जो होते हैं जिनको हम एंटेरोवायरसेस कहते हैं, वो इन्फेक्शन ही पेट से करते हैं, लेकिन कोविड में शुरू से ही एक पेट से जुड़ी बीमारियां अक्सर एक प्रोमिनेंट सिम्टम बहुत पेशेंट्स में रही हैं, जिनमें डायरिया या पेट दर्द बहुत कॉमन है। तो आपका सवाल ठीक है, अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है या हाई रिस्क कंटेक्ट हुआ है और उसको ये सिम्टम होते हैं तो उसमें कोविड-19 का, कोरोना का शक बहुत ज्यादा होता है। जी, अगला सवाल अभिषेक पूछेंगे नोएडा से। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अब जब वैक्सीनेशन हो रहा है इंडिया में, तो क्या भारत बायोटेक के 3rd फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं? क्या वैक्सीन सेफ है? धन्यवाद। तो अभिषेक, ये भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, अब मैं भी उसका एक रिसिपिएंट हूं, तो मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूं उस ट्रायल में। तो अब वो उसके रिजल्ट्स जो है वो सबके सामने, क्योंकि अब जब ये ट्रायल मोड में हुआ तो इसका मतलब ही ये है कि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम
उसकी इंतजार करते कि उसकी पूरी रिपोर्ट्स आए तब हम वैक्सीनेशन शुरू करें। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये कहना चाहूंगा कि जब रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन आई तो और उनके प्रेसिडेंट और उनकी डॉटर ने उसी समय अपना उसमें विश्वास व्यक्त किया, तब पूरी दुनिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन कैसे बना सकता है और उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आज की डेट में लैंसेट में उसकी इफेक्टिवनेस जो है प्रूव हो गई, तो सोचिए कितने महीने का एक एडवांटेज उनको मिल गया। तो कई बार जो पैंडेमिक होता है, महामारी होती है, उसमें कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने जरूरी हो जाते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, जब तक हमें यह पता हो कि हमारे स्टेप से किसी का नुकसान नहीं होगा। एफिकेसी जो है वो बाद में प्रूव हो नहीं हो, अगर नुकसान नहीं हो रहा तो इस तरह की मेजर्स जो है हेल्प करती है। तो आपके सवाल का संक्षिप्त उत्तर यह है कि जितने लोगों को अब ये कोवैक्सीन लग रही है वो सब आपके सामने उसके रिजल्ट्स ही हैं और एफिकेसी है, क्योंकि हर एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों के लिए ये जानकारी काम आएगी और एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक एहतियात जरूर बरतें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।